हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग एक नए चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 5। और चैप्टर का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य यानी मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ना है कि चुंबक की खोज किस प्रकार से हुई है, चुंबक के गुण क्या हैं, और मुख्यतः इस बात में पढ़ना है भू चुंबकत्व के बारे में, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण भी है। और भू चुंबकत्व के अवयव क्या हैं, और इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे कि जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, यानी चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, प्रतिचुंबकीय, अर्धचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ। इनके बारे में भी आगे आने वाले वीडियो में धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं कि चुंबक की खोज किस प्रकार से हुई। तो चुंबक की खोज के बारे में एक कहानी है, और कहानी ये है कि एक मैग्नीशिया नामक जगह है जहां पर एक काले रंग का एक पत्थर पाया जाता है, और वो पत्थर में एक ऐसा जादुई गुण होता है जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है ना। तो उस आकर्षण करने के गुण को कहा जाता है चुंबकत्व कहते हैं, ठीक है ना। और उस काले पत्थर को ही नाम दिया गया, उनके जगह के नाम के आधार पर उसको कहा गया कि ये मैग्नेटाइट है। बाद में इसका नाम मैग्नेट रखा गया, जिसका हिंदी रूपांतरण है चुंबक। तो चुंबक का मतलब हो गया कि एक ऐसा पदार्थ जो लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है, और आकर्षित करने के गुण को हम लोग कहते हैं चुंबकत्व कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो वो पत्थर पाया गया, पत्थर पाने की कैसे पाया गया, इसकी भी एक कहानी साथ में जुड़ी है कि कुछ भेड़ चराने वाले लोग उस पहाड़ में गए, तो उनके जूते उस पत्थर पर यानी उस पहाड़ पर चिपकने लगे, और उन जो जूते पहने हुए थे उसमें लोहे की कीलें लगी थी, और उस कीलों को वो पत्थर अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, इस कारण से जूते उस पर चिपक रहे थे, ठीक है ना। तो वो उनको लगा कि एक जादू है इन पत्थरों में, तो अपने घर ले आए, ठीक है ना। तब से पूरी दुनिया में उस चुंबक के बारे में जानने लगे लोग, और उसका अध्ययन भी किया गया उसके बारे में। लेकिन वो जो चुंबकत्व का जो गुण था उनमें, यानी आकर्षण करने का जो गुण था, वो बहुत कम था। यानी कह सकते हैं कि जो पत्थर था उसमें जो आकर्षित करने का जो गुण था वो बहुत कम था, तो उसका बहुत ज्यादा यूज नहीं हो पाया। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न किया, यानी कुछ ऐसे पदार्थ जिनमें चुंबकत्व गुण नहीं था, उसको बाद में उसमें चुंबकत्व गुण उत्पन्न किया गया, ठीक है ना। तो जब बाद में जिनमें उत्पन्न किया गया वो कहलाते हैं कृत्रिम चुंबक, और जो पत्थर पाए गए वो कहलाते हैं प्राकृतिक चुंबक। तो चुंबक 2 प्रकार के हो गए, ठीक है ना। यानी चुंबक जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक वो चुंबक जो पत्थर के रूप में होता है, जो प्रकृति में पाया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक चुंबक। ये प्राकृतिक चुंबक हो गया। और एक वो चुंबक जिसने मानव ने अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाया है, इसलिए उसको कहते हैं हम लोग कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम मतलब बनावटी, ठीक है। ये जो प्राकृतिक चुंबक थे, जो पत्थर के टुकड़े थे, इनका आकार तो अनियमित था, किसी भी आकार का पत्थर उन्होंने ऐसे ले लिया, ठीक है ना। लेकिन जो कृत्रिम चुंबक बनाए उनके आकार को निश्चित बनाया, यानी अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार आकार दिए गए हैं। तो ये जो चुंबक हो गए हमारे पास, उनका आकार निश्चित किया गया। कुछ इस आकार के थे, जिनको हम लोग कहते हैं क्षण चुंबक। इसको कहते हैं हम लोग क्षण चुंबक। दूसरा चुंबक बनाया गया इस टाइप का, जिसको कहते हैं हम लोग नाल चुंबक, यानी घोड़े की नाल की तरीके चुंबक बनाया गया। ये इसको कहते हैं हम लोग नाल। घोड़े की नाल देखिए ना, पैरों में लगाई जाती है, वही नाल। उस आकार के होने की वजह से इसको हम लोग नाल चुंबक कहते हैं, ठीक है। और एक चुंबकीय सुई भी बनाई गई,
ये इस आकार की चुंबकीय सुई, इसको एक डिब्बी के अंदर बंद कर दिया गया, यानी ये भी चुंबक ही है, बस ये घूम सकती है, इसको कहते हैं हम लोग चुंबकीय सुई। इसको क्या कहते हैं? चुंबकीय सुई। तो ये कृत्रिम चुंबकों के आकार निश्चित किए गए, ठीक है ना। इसमें कृत्रिम चुंबक भी दो प्रकार के हो गए। फिर एक होते हैं कृत्रिम चुंबक, स्थायी चुंबक होते हैं, यानी एक बार चुंबकत्व गुण आ गया है तो वो फिर समाप्त नहीं होता है आसानी से, समाप्त होता है पर आसानी से समाप्त नहीं होता है। जैसे आपको लैब में जो चुंबक मतलब देखने को मिलेंगे, क्षण चुंबक, नाल चुंबक, चुंबकीय सुई, ये सब स्थायी चुंबक है, यानी इनका चुंबकत्व गुण जल्दी समाप्त नहीं होता है। स्थायी चुंबक। और एक होते हैं अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक को हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबक। क्योंकि अस्थायी जो चुंबक होते हैं उनको हम विद्युत द्वारा ही बनाते हैं। जब तक विद्युत धारा प्रवाहित होगी तभी तक इसमें चुंबकत्व गुण होता है, तो धारा प्रवाहित करना बंद कर देते हैं तो उसमें चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये तो हो गई चुंबक। इतना अभी तक हम लोग जाना कि चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है ना, और उसके आकारों के बारे में पढ़ लिया। जो कृत्रिम चुंबक होते हैं उन्हीं के आकार निश्चित किए गए, क्योंकि इनमें चुंबकत्व गुण बहुत ज्यादा होता है, इस कारण से ये चुंबक हमारे काम के हैं। इनकी सहायता से हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे मशीनें या बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें चुंबकत्व का गुण बहुत कम होता है, इस कारण से इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इन्हीं की मदद से ही ये वाले चुंबक बनाए गए हैं, ठीक है। अब आती है कि जो चुंबक के गुण क्या हैं। तो चुंबक के गुण, एक जो बहुत महत्वपूर्ण गुण है कि चुंबक को अगर कहीं धागे से बांध करके लटकाया जाए, मान लो तो ये क्षण चुंबक लिया हमने, ये मान लो क्षण चुंबक, ठीक है, ऐसे उसको अगर बीच से यहाँ से धागा बांध करके उसको लटकाए, लटकाने के बाद होगा क्या कि वो किसी भी दिशा में नहीं ठहर सकता। वो जिधर ऐसे लटका दिया हमने, सोचो कि इधर घुमा दे इधर रुक जाएगा, इधर घुमा दे इधर रुक जाएगा, इधर घुमा दे इधर रुक जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर इसको लटका देते हैं कहीं धागे से बांध करके तो अपने आप इसका एक सिरा उत्तर की ओर और दूसरा दक्षिण की ओर हो जाता है अपने आप। चाहे जिधर इसको मतलब इसको घुमा करके छोड़ दें, लेकिन जब ठहरेगा यानी रुकेगा तो उसका एक सिरा उत्तर की ओर दूसरा दक्षिण की ओर होता है। यानी जो सिरा उत्तर की ओर होता है उसे उत्तरी ध्रुव, जो सिरा दक्षिण की ओर होता है उसे दक्षिण ध्रुव कहते हैं, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यानी ये कौन सिरा हो गया? उत्तरी ध्रुव। जो सिरा उत्तर की ओर होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? उत्तरी ध्रुव, और जो दक्षिण की ओर होता है उसे कहते हैं हम लोग दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। ये जो गुण होता है, ये गुण चुंबक में बहुत महत्वपूर्ण है, और ये गुण का यूज करके ही ये जो चुंबकीय सुई जो बनाई गई है वो बनाई गई है, जिसमें एक इसी चुंबक को जो क्षण चुंबक लिया उसको बहुत पतला करके एक सुई का रूप दिया गया है। ठीक है ना। तो उसमें भी N और S होंगे, क्योंकि चुंबक के ध्रुवों को कभी भी हम अलग नहीं कर सकते। ये भी एक गुण है कि हम बीच से तोड़ दें तो N अलग हो जाए, S अलग हो जाए, पर ऐसा नहीं होता है। तो ये भी अगर चुंबकीय सुई को भी अगर कहीं रखा जाए तो ये भी उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। तो इसका यूज हम लोग दिशा सूचक के रूप में करते हैं कि अगर कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहां ये नमूना पता चल रहा हो कि ये दक्षिण किस तरफ है, किस तरफ उत्तर है, किस तरफ पूरब है, किस तरफ पश्चिम है, तो हम ये वाली सुई अगर हमारे पास है तो उसका यूज करके हम ये पता लगा लेते हैं कि कौन सा सिरा उत्तर है, कौन सी दिशा उत्तर है, कौन सी दिशा दक्षिण है। क्योंकि सुई की विशेषता ये है कि सुई को अगर कहीं रखेंगे तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकती है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये तो चुंबक का एक गुण हो गया। चुंबक
हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। पहला गुण हो गया। ठीक है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, पिछली क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसलिए आपको केवल समझना है। और जो मेन हमको जो पढ़ना है वो भू चुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे, तो उसको जल्दी से हम लोग केवल पढ़ लेते हैं कि चुंबक, पहला गुण चुंबक का क्या हो गया, चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। दूसरा गुण ये है कि चुंबक के ध्रुवों को हम कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं। अगर चुंबक अगर कोई हमने लिया है और उसको सोचो कि यहां से तोड़ दें तो N अलग हो जाए, S अलग हो जाए, ये संभव नहीं होता है। जब भी तोड़ेंगे तो टूटने के बाद अपने आप ये, अगर ये N है तो ये S बन जाएगा और ये वाला हिस्से में S ये है तो ये बन जाएगा। इसको अगर फिर तोड़ दें तब भी N और S अपने आप बन जाते हैं। कभी भी चुंबक के ध्रुवों को हम अलग नहीं कर सकते, यानी दूसरी भाषा में कहा जा सकता है कि चुंबक के अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, तो ये दूसरा गुण हो गया कि चुंबक के अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता, अर्थात चुंबक के ध्रुवों को हम कभी अलग नहीं कर सकते। जैसे आवेश होते हैं, आवेश प्लस माइनस आवेश होते हैं, उनको अलग अलग क्या कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ध्रुवों को कभी नहीं कर सकते हैं। दूसरा, इसका तीसरा जो गुण ये है कि अगर दो चुंबक अगर हम लाते हैं, दो चुंबक अगर हम लाएं N और S, और दोनों के अगर ध्रुव आमने सामने अगर इस प्रकार से रखे जाएं कि समान ध्रुव आमने सामने हो, यानी S S, या इस प्रकार से भी ला सकते हैं, ऐसे दो चुंबक ला रहे हैं, अगर दोनों के समान ध्रुव अगर आमने सामने हैं तो ये हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यानी समान ध्रुव हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दूसरा, अगर हम एक का S दूसरे का N, या एक का S और दूसरे का N इस प्रकार से रखें, यानी दो, एक का S एक का N आमने सामने हो, या पहले वाले का S और दूसरे वाले का N ये आमने सामने हो, तो ये हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यानी कह सकते हैं विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण बल और समान ध्रुवों के बीच हमेशा प्रतिकर्षण बल लगता है। तो ये भी एक चुंबक का गुण हो गया। तो पहला गुण क्या हो गया, आपने बताया चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। जो सिरा उत्तर की ओर होता है उसे उत्तरी ध्रुव, जो सिरा दक्षिण की ओर होता है उसे दक्षिण ध्रुव कहते हैं। अगला पॉइंट, चुंबक के ध्रुवों को कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी चुंबक के अकेले ध्रुवों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, कि दो ध्रुव, यानी अगर दो समान ध्रुव हैं तो उनके बीच हमेशा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। यानी समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण बल और विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। यानी अगर दो चुंबक अगर हम विपरीत ध्रुव वाले अगर लाते हैं तो जैसे पास लाएंगे तुरंत ये दूर दूर हो जाएंगे, जैसे छोड़ेंगे इनको, ठीक है ना, ऐसे जैसे ये पास लाए अपने आप ये दूर हो जाएंगे। कब, जब दोनों के ध्रुव समान होंगे, एक का S दूसरे का S, या एक का N दूसरे का N। अगर एक का S दूसरे का N अगर ला रहे हैं ऐसे, तो क्या होगा, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक का N दूसरे का S या एक का S दूसरे का N अगर पास पास लाते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को ये चिपका लेते हैं, यानी अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है ना। तो ये तो चुंबक के प्रमुख गुण हैं। और अब गुण के बारे में हम लोग और कह सकते हैं कि अगर चुंबक को किसी लोहे की छीलन में डाल दें, चुंबक को अगर हम लोहे की छीलन ले और उसको उसमें गाड़ दें अंदर, तो गाड़ने के बाद फिर निकालें, तो निकालने के बाद हम देखते हैं क्योंकि यहाँ जो लोहे की जो छीलन है यहाँ ध्रुवों पर बहुत ज्यादा चिपक जाती है, और चिपकती यहाँ भी है, लेकिन यहाँ चिपकने वाली जो मात्रा है वो कम होती है। तो इससे पता चलता है कि ध्रुवों पर जो चुंबकत्व का गुण जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और जो ये बीच में होता है चुंबकत्व का गुण वो कम होता है, ठीक है ना। तो चौथा गुण आप लिख सकते हैं कि चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व का गुण बीच की अपेक्षा बहुत ज्यादा होता है। समझ आ रही।
तो इस प्रकार से ये तो चुंबक के बारे में हो गया कि चुंबक क्या होता है, उसके गुण क्या होते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट था। ये तो एक सामान्य सा, ये पिछली क्लास में हाई स्कूल के हिसाब से तो ये ठीक है, पर इंटर की क्लास में आपको ये केवल पता होना चाहिए। अब जो हमारे जो सिलेबस में है, जो इम्पोर्टेंट है, वो है भूचुंबकत्व के बारे में, वो हमको पढ़ना है, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिए भूचुंबकत्व के बारे में। तो अब देखिए प्रश्न ये उठता है कि भूचुंबकत्व है क्या, और इसमें ये चुंबकत्व का गुण कैसे सिद्ध होता है कि पृथ्वी में भी चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, ठीक है। तो हेडिंग लगाइए भूचुंबकत्व। भूचुंबकत्व यानी अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म। ये भूचुंबकत्व होता क्या है, जैसे चुंबक का गुण होता है कि चुंबक का जो गुण होता है उसी को हम लोग कहते हैं चुंबकत्व। अगर भूचुंबकत्व लग गया है यानी पृथ्वी का जो चुंबकीय गुण है उसको कहा जाता है भूचुंबकत्व कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन तो आप देख सकते हैं सिंपली, पृथ्वी के चुंबकत्व, पृथ्वी के चुंबकत्व अथवा पृथ्वी के चुंबकत्व अथवा चुंबकत्व की जगह हम लोग कह सकते हैं पृथ्वी के चुंबकत्व अथवा चुंबकीय गुण, गुण को चुंबकीय गुण को भूचुंबकत्व कहते हैं। भूचुंबकत्व कहते हैं। पृथ्वी के चुंबकत्व अथवा चुंबकीय गुण को भूचुंबकत्व कहते हैं। ये तो एक सिंपल सी परिभाषा है। अब प्रश्न यहाँ पर देखिए और एक उठता है कि ये कैसे, ये इसको प्रूव करके देखो कि पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण होता है। तो प्रूव करने का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि जब चुंबक कहीं पर जैसे एक मिनट सुनो, जैसे जो है चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाने के लिए हम लोग एक चुंबकीय सुई का यूज करते हैं। ये हम लोग पिछले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का पता करना है। पिछले वाले चैप्टर हम लोग आवेश जब चलता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और उसको चुंबकीय उत्पन्न हुआ है कि नहीं उत्पन्न हुआ है, इसके लिए ओस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था, और वहां पर क्या रखा था, एक चुंबकीय सुई। अगर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है तो इसका मतलब है कि वहां चुंबकीय क्षेत्र है, विक्षेपित नहीं होती तो इसका मतलब वहां चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। और चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है अगर उसके पास कोई चुंबकीय पदार्थ नहीं रखा है तो, ठीक है। तो अगर हम चुंबक के पास में अगर कोई चुंबकीय सुई रखें तो वैसे तो चुंबकीय सुई, देखिए चुंबकीय सुई को हम लोग इस प्रकार से दिखाते हैं। जैसे चुंबकीय सुई जो बनी होती है उसको, उसकी संरचना को हम लोग इस प्रकार से दिखा देते हैं, ऐसे एक इस प्रकार से, ऐसे ये इसकी किट है यहाँ पर, और इसका एक सिरा N होता है और दूसरा S होता है, ठीक है ना। उसमें N वाले सिरे को ये कलर कर देते हैं, ऐसे कलर कर दिया और उसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो उसको जनरली हम लोग इस प्रकार से तीर द्वारा दिखा देते हैं, ऐसे तीर की जो नोक होती है वो दिखाती है N वाले सिरे को, और जो इसके पीछे वाला हिस्सा है तीर के वो कहलाता है S, ठीक है ना। जब भी कहीं अगर हम बनाते हैं इस चुंबकीय सुई को तो आप देखें तीर जैसा आपको प्रदर्शित करते हुए दिखाएंगे। तो नोक वाला हिस्सा N और जो पीछे वाला जो हिस्सा होता है उसको S से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम चुंबक के चारों चुंबकीय क्षेत्र पता करना है तो
तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर चुंबकीय सुई रखें और चुंबकीय सुई अगर विक्षेपित हो गई है उत्तर दक्षिण की दिशा से भिन्न दिशा में अगर घूम करके ठहरी है, तो इसका मतलब है कि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र है। इस दिशा में अगर यहां रखें तो इस दिशा में ठहर जाए, इसका मतलब है यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय सुई ये बताती है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, क्योंकि इस पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है, ठीक है ना। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर रखी हुई चुंबकीय सुई एक बल आघूर्ण का अनुभव करती है, उसे हम लोग कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम भूचुंबकत्व की बात करें तो भूचुंबकत्व तो पहले तो प्रूफ देना है, प्रूफ आपको बताना है कि पृथ्वी में चुंबकत्व है कि नहीं है। तो इसका प्रूफ आप पहला प्रूफ तो ये है कि अभी हमने बताया है कि मैग्नीशिया नामक जगह में एक काला रंग का पत्थर मिला जिसमें लोहे के टुकड़े को अपने आकर्षित करने का गुण था। तो इसका मतलब है कि अर्थ में चुंबकत्व का गुण है, ठीक है ना। भाई पत्थर कहाँ से पाए गए, पहाड़ में पाए गए, और पहाड़ में है चुंबक, इसका मतलब है कि पृथ्वी में चुंबक है। तो इसका मतलब एक तो ये प्रूव है इसका कि पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण है। दूसरा, अगर हम चुंबक को क्षण चुंबक की बात कर रहे हैं, अगर क्षण चुंबक को किसी धागे से बांध करके लटकाया जाए तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है, समझ आ रहा। तो ये भी प्रूव करता है कि इसका मतलब पृथ्वी में एक ऐसा गुण है जो उस चुंबक को एक दिशा में, एक निश्चित दिशा में घुमा करके रोक देता है, ठीक है ना। तो एक तो दूसरा प्रूफ हो गया। तीसरा प्रूफ ये है कि अगर हम पृथ्वी के अंदर कोई लोहे के टुकड़े को कुछ समय के लिए गाड़ दें तो वो कुछ समय बाद उसमें अपने आप चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। जैसे अगर कोई चुंबक का टुकड़ा लें, एग्जाम्पल तौर पर अगर चुंबक का टुकड़ा लें और उसमें अगर पतली सी छोटी सी अगर लोहे की कील अगर उसमें चिपका दें, कुछ दिनों के लिए चिपके रहने दें, तो जब निकालेंगे तो वो चुंबक बन जाती है, उसमें भी चुंबकत्व गुण आ जाता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से अगर पृथ्वी के अंदर कोई लोहे के टुकड़े को गाड़ दें कुछ समय के लिए और उसके बाद निकालें तो उसमें भी चुंबकत्व गुण आ जाता है। इसका मतलब है पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व है। तो ये तो हो गया उसका प्रूफ कि पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व है। अब ये चुंबकत्व आया कहां से, इसके लिए तमाम यानी बहुत सारे वैज्ञानिकों के अपने अलग अलग मत हैं। कुछ का मानना है कि पृथ्वी के अंदर एक बहुत बड़ा चुंबक गड़ा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन अब दूसरी समस्या उत्पन्न हो गई, गड़ा है तो चुंबक आया कहां से, इसका भी कोई उनके पास तर्क नहीं था, ठीक है ना। तो वो भी कोई मतलब इसमें कोई प्रूफ नहीं है अभी, ये केवल मत है कि पृथ्वी के अंदर यानी पृथ्वी के गर्भ में एक बहुत बड़ा चुंबक गड़ा हुआ है, जिसके कारण वो चुंबक अगर लटकाया जाता है बाहर, जैसे अगर हम ये कह रहे हैं पृथ्वी के अंदर एक चुंबक गाड़ दें, ठीक है ना, तो ये पृथ्वी के अंदर गड़ा हुआ चुंबक, इसका N इसका S, ठीक है ना। ये इसको 1 मिनट इसके N को इधर रखो, S को इधर रखो, ठीक है। अगर हम चुंबक को बाहर, ये तो अंदर वाला चुंबक हो गया पृथ्वी के, जो अंदर माना जा रहा है कि गड़ा हुआ है। गड़ा इस प्रकार से माना गया है कि जिसका N जो है भाई, ये तो नॉर्थ पोल होता है और ये होता है साउथ पोल, ठीक है ना। पृथ्वी का नॉर्थ साउथ ये हो गया। तो जो चुंबक गड़ा हुआ उसका नॉर्थ पोल है वो साउथ की तरफ है और जो साउथ पोल है वो नॉर्थ की तरफ है, ऐसे गड़ा है, ठीक है ना। तब हम जब बाहर चुंबक को लटकाते हैं तो चुंबक हमेशा N और S दिशा में ठहरता है, ऐसे, क्योंकि विपरीत ध्रुव के बीच क्या होता है, आकर्षण बल होता है। तो जब लटकाएंगे तो ये जो इस वाले का जो N है वो S की तरफ आ जाता है और जो S है वो N की तरफ आ जाता है, ठीक है ना। तो ये उन्होंने ऐसा तर्क दिया, ठीक है ना। लेकिन समस्या यहाँ पर ये आ गई कि जो मान रहे थे कि चुंबक के पृथ्वी के अंदर चुंबक गड़ा हुआ है, वो चुंबक आया कहां से, जब उनसे पूछा गया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था किस प्रकार से इसके अंदर चुंबक कैसे पहुंच गया, और गड़ा है तो कहां पर गड़ा है ये भी नहीं बता पाए। दूसरा, अगर गड़ा होता तो
पृथ्वी के अंदर इतना टेम्परेचर है, आप जानते हैं पृथ्वी हमेशा गर्म रहती है। अगर पृथ्वी के अंदर गर्म रहती है तो जानते हैं कि चुंबक को अगर गर्म कर दिया जाए, कोई लोहे का टुकड़ा लें चुंबक जिसमें है और उसको अगर बहुत गर्म कर दें तो अपने आप उसका चुंबकत्व गुण समाप्त हो जाता है। या आप प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं करके कि अगर कोई चुंबक लें उसको बहुत अगर गर्म कर दें तो अपने आप उसका चुंबकत्व गुण समाप्त हो जाएगा। तो अगर अगर गड़ा होता तो पृथ्वी के अंदर इतना टेम्परेचर है कि वो उसका जो चुंबकत्व का गुण है अब तक समाप्त हो गया होता, ठीक है ना। यानी इतने टेम्परेचर में चुंबकत्व गुण रह ही नहीं सकता है, ये बात है इसमें। तो ये मत था उनका, मान रहे हैं लोग, लेकिन उसके तर्क जो दिए जा रहे हैं कि गड़ा है तो कहाँ से आ गया, अगर गड़ा अगर होता तो उसका चुंबकत्व अभी तक बना क्यों है, इनके जवाब अभी तक पता नहीं चल पाए। इसके बारे में सर्च चल रही है और कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि कुछ वैज्ञानिकों को मत इस प्रकार से, पहले एक बात और दूसरी आपको बताना चाहते हैं कि जैसा हम लोग जानते हैं कि चुंबक का जो गुण है वो चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र के कारण तो है, साथ में हम जानते हैं कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो आवेश चलता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी जब धारा प्रवाहित होती है तो आवेश चलता है, आवेश चलता है तो इसका मतलब चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो कुछ वैज्ञानिकों को मत है कि इसके अंदर जो लोहा या कोबाल्ट जो चुंबकीय पदार्थ हैं वो अगर है, भाई अर्थ के अंदर तो बहुत सारे मेटल अंदर हैं जिनकी खोज समय समय पर होती रहती है, तो उसके अंदर जो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करने वाले पदार्थ है, लोहा है, कोबाल्ट है, निकिल है, वो उसके अंदर पिघली अवस्था में है, ऐसा मान रहे हैं वैज्ञानिक। उसके अंदर पिघली अवस्था में है और पृथ्वी घूमने के कारण उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं उस पदार्थ के वो अलग हो गए हैं। पृथ्वी घूमती है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन अलग इसलिए हो गए हैं कि उसके अंदर जो हमने बताया कि उसके अंदर टेम्परेचर भी है, ऊष्मा भी है, पृथ्वी में ऊष्मा पा करके वो इलेक्ट्रॉन अलग हो गए। अलग होने के से क्या होगा कि जो शेष जो परमाणु बचा वो क्या बचा, आयन। भाई कोई परमाणु है और परमाणु में से अगर इलेक्ट्रॉन अलग अगर हो जाता तो शेष परमाणु कैसा हो जाता, धनावेशित। तो जो लोहा, एल्युमिनियम, लोहा, कोबाल्ट, निकिल ये जो पदार्थ हैं उसमें टेम्परेचर यानी टेम्परेचर है, यानी उसको उसमें ऊर्जा मिल गई, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, अलग हो गए। अलग हो गए तो शेष जो परमाणु बचे हैं वो कैसे हैं, धनायन है। और धनायन होने के कारण ये जब पृथ्वी घूमती है तो ये आयन भी घूमते हैं, आयन घूमते हैं तो एक धारा लूप की तरह व्यवहार करते हैं। धारा लूप जो भी होता है वो क्या होता है, एक चुंबकीय द्विध्रुव होता है, तो उस कारण से भी इसमें चुंबकत्व का गुण आ गया है। तो कुछ वैज्ञानिकों का तो यही मानना है कि उसके अंदर जो लोहा है उसमें वो आयनित हो गया है और आयनित होने के कारण जब पृथ्वी घूमती है तो वो आयन भी घूमते हैं, आयन घूमते हैं तो उसमें एक धारा उत्पन्न हो जाती है और उस धारा के कारण ही उस पर चुंबकत्व का गुण आ जाता है, ठीक है ना। अब कुछ वैज्ञानिकों को मत है कि जो बाहर की जो वायुमंडल है पृथ्वी में वो भी सूर्य से आने वाले किरणों से आयनित हो गया है। जो गैस के जो आयन हैं, गैस के जो परमाणु हैं वो भी आयनित हो गए हैं। तो उस आयनित होने के कारण वहां जो आयन से चक्कर लगा रहे हैं उसके कारण ही पृथ्वी में चुंबकत्व है। तो ये अलग अलग मत हैं, लेकिन अभी कोई सही से इसके बारे में खोज नहीं हो पाई है, खोज अभी चल रही है, ठीक है ना। तो ये मतों के बारे में तो ये कहानी थी आपकी कि पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व तो है, इतना तो कंफर्म है। अब कैसे आया है इसके बारे में अभी कंफर्म नहीं है कि किस तरीके से चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो गया है, ठीक है। तो ये तो बात थी हमारी पृथ्वी में चुंबकत्व तो है कि नहीं है। तो ये तो आप यहाँ तक डिस्कस पहुंच गए हम लोग कि पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व तो है, ठीक है ना। उसके लिए हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया है। एक्सपेरिमेंट ये किया है कि जैसे देखो, ध्यान से देखो, ये अब कहानी इसकी यहाँ शुरू होती है मेन। ये मान लेते हैं पृथ्वी है, अभी हम चुंबक की कोई बात नहीं कर रहे हैं, अभी केवल पृथ्वी के बारे में सुनो। ये पृथ्वी हो गई, पृथ्वी का उत्तर दक्षिण, ये तो उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिमी डायरेक्शन तो लोग जानते ही हैं। जिधर सूरज निकलता है वो पूरब, उसके पीछे वाला हिस्सा दक्षिण, ठीक है ना। और इधर तरफ उत्तर, नीचे तरफ दक्षिण होता है, ठीक है ना। ये तो पता है, जो ये ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं आप लोग कि अगर जिधर
सूरज निकलता है सुबह के टाइम में, उधर मुंह करके खड़े हो जाएं तो मुंह की तरफ तो पूरब होता है, पीठ की तरफ पश्चिम होता है, दाहिने हाथ की तरफ दक्षिण होता है और बाएं हाथ की तरफ उत्तर होता है। तो इस तरह जो हम अर्थ की जब बात करेंगे तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? पूर्व। ठीक है, ये पूर्व हो गया। ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी इसकी? पश्चिम। अभी तो चुंबक की कोई बात नहीं हो रही है, अभी तो केवल हम जागृति आपको समझो पढ़ा रहे हैं। ये डायरेक्शन क्या जाती है? उत्तर, और ये सिरा क्या हो जाता है? दक्षिण। इसको समझ लें, थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसको थ्योरी बहुत है, इसमें कोई फार्मूले नहीं है, एक आध फार्मूले हैं कि तुमको हम बताएंगे। तो ये हो गया दक्षिण वाला सिरा, ये इसके 4 दिशाएं होती हैं, ठीक है ना। उत्तर और दक्षिण जो दिशाएं हैं उनको अगर हम मिला देते हैं तो ये बन जाता है भौगोलिक अक्ष, कहते हैं इसको। ये भौगोलिक अक्ष, इसको क्या कहते हैं हम लोग? भौगोलिक। इसको समझ लें, उसके बाद फिर आगे की कहानी हम लोग सीखेंगे। उत्तर और दक्षिण को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है? भौगोलिक अक्ष। इसी को हम लोग कहते हैं घूर्णन अक्ष भी कहते हैं, पृथ्वी इसी के परितः घूम रही है तो ये घूर्णन अक्ष भी इसको कह सकते हैं हम लोग, इसके परितः घूमने के कारण। ठीक है, ये जो पूरब और पश्चिम है इनको अगर मिलाते हैं तो ये जो रेखा है ये कहलाती है विषुवत रेखा। क्या कहते हैं इसको? विषुवत। विषुवत रेखा। ये तो इतना तो आपको पता ही है। अभी इसमें इसको अभी चुंबकत्व गुण कोई बात नहीं होगी, ये हमने केवल ये जान लिया कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किधर होता है, कहाँ भूमध्य रेखा होती है, इसको भौगोलिक अक्ष कहते हैं। ठीक है, उत्तर दक्षिण को मिला रेखा को भौगोलिक अक्ष, इसको हम लोग घूर्णन अक्ष भी कहते हैं, इसी के परितः पृथ्वी घूम रही है अपनी दूरी पर। पूरब और पश्चिम मिला रेखा को क्या कहते हैं हम लोग? विषुवत रेखा। अब आगे सुनो, अगर हम एक ऐसी चुंबकीय सुई लें, चुंबकीय सुई हमने बताया कि क्या होती है? एक चुंबक होती है और वो हमेशा किसी स्थान पर रखें तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अगर चुंबकीय सुई को हमने इस प्रकार से रख दिया तो इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ऐसी है, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में। चुंबकीय क्षेत्र हमेशा एस से एन की ओर प्रदर्शित करती है चुंबकीय सुई। समझ में आ रहा है? अगर चुंबकीय सुई को हमने इधर ऐसे रखा कहीं पर, इस दिशा में घूम करके हो गई, इसका चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन कैसी हो गई? इस दिशा में हो गई। चुंबकीय क्षेत्र हमेशा एन से एस की तरफ होता है, सॉरी एस से एन की तरफ। ठीक है ना। अगर यहाँ कहीं रखा चुंबकीय सुई, इसकी डायरेक्शन अगर ऐसे हो गई, ये हमारा एन है, ये एस है, ये इस दिशा में हो गए चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन। तो चुंबकीय सुई हम इस प्रकार से ले रहे हैं जो ऊर्ध्वाधर दिशा में घूम सके। ठीक है ना। और उस चुंबकीय सुई को लेकर के इस पृथ्वी का भ्रमण करना चाहते हैं, इस पृथ्वी का भ्रमण करना चाहते हैं। भाई इसको लेकर के यहाँ से चलना शुरू करें, हम पूरा राउंड लगाएंगे तो ये देखा जाता है कि जो चुंबकीय सुई है वो दो जगह तो बिल्कुल ऊर्ध्वाधर खड़ी हो जाती है। चुंबकीय सुई को ऐसे घूमने वाले नहीं है, लैब में जो हम लोग देखते हैं वो तो ऐसे घूमती क्षैतिज दिशा में, ऐसे ऐसे। ठीक है ना। और हमको जो यहाँ पर यूज करना है कौन सी सुई? जो ऊर्ध्वाधर दिशा में घूम सके, ऐसे। ठीक है, ऊर्ध्वाधर दिशा में घूम। तो अगर हम इस चुंबकीय सुई को इसको लेकर के इसका पूरा भ्रमण करें तो ये देखते हैं कि चुंबकीय जो सुई है दो जगह ऊर्ध्वाधर हो जाती है। ऊर्ध्वाधर इस प्रकार से हो जाती है कि जो इसका यस वाला जो सिरा है, यस वाला सिरा, यस इधर होता होगा ना ऐसे, चुंबकीय सुई इस प्रकार से, यस वाला जो सिरा है वो बिल्कुल नीचे तरफ हो जाता है और यह बिल्कुल ऊपर, यानी ऊर्ध्वाधर खड़ी हो जाती है, यानी इस पृथ्वी की तल से बिल्कुल 90 डिग्री कोण बनाती है। दो ऐसे स्थान मिलते हैं, एक ये मिलता है स्थान और एक यहाँ पर मिलता है।
ऐसे ये तो प्रैक्टिकली करके देखा गया। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन मिलती है उसको कहा जाता है, इस जगह जो पॉइंट मिला जहाँ ऊर्ध्वाधर यहाँ पर भी खड़ी हो गई, तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर जो खड़ी हो जाती है उसमें एन नीचे की तरफ होता है और एस ऊपर की तरफ होता है। ऐसे दो ऐसे स्थान मिले हैं, ठीक है, जहां पर चुंबकीय सुई बिल्कुल ऊर्ध्वाधर खड़ी हो गई। बस खड़े होने का तरीका केवल उल्टा हो गया है। यहाँ पर दक्षिणी सिरे की तरफ जो खड़ी हुई है सुई उसमें एस नीचे की तरफ है, और जो उत्तर वाले सिरे की तरफ खड़ी हुई है के पास जो खड़ी हुई है उसका एन नीचे की तरफ है, एस ऊपर की तरफ हो गया है। तो इनको जो मिलाने वाली जो रेखा है उसको कहा जाता है, उसको कहते हैं हम लोग चुंबकीय अक्ष। इसको क्या कहते हैं हम लोग? चुंबकीय अक्ष। जहां पर ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है उनको मिलाने वाले रेखा की बात कर रहे हैं हम लोग, और जिस बिंदु पर खड़ी हो गई है उस बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग? क्योंकि ये जो पॉइंट जो दिख रहा है उत्तर दक्षिण, यानी इसको हम लोग घूर्णन अक्ष जिस लाइन पर है वहां पर जो ये कहलाता, तो इसको तो हम लोग क्या कहते हैं? उत्तर न कह करके ये सिरा तो उत्तर वाला सिरा, ठीक है। इसमें इस पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग? चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। इसको कहते हैं चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। और इस वाले पॉइंट को जहां पर खड़ी हुई इसको कहते हैं हम लोग चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। और ये जो पॉइंट पहले जो उत्तर हमने लिख रखे थे ये कहलाते हैं भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक बार देखो, इस पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग? भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। और इस वाले पॉइंट को, दक्षिण वाला जो लिखा है उसको क्या कहते हैं हम लोग? भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, ठीक है ना। तब देखो यहाँ पर दो टाइप के ध्रुव हो गए, एक भौगोलिक उत्तरी ध्रुव यानी भूगोल के हिसाब से ध्रुव बनाए गए हैं, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। और जब हम चुंबकीय सुई के व्यवहार के आधार पर हमने देखा कि चुंबकीय सुई जहां पर ऊर्ध्वाधर हो गई है उनको कहा जाता है चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। और चूंकि ये ध्रुव उत्तरी ध्रुव के पास में है इसलिए इसको नाम दे दिया गया है चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। और ये वाला जो ध्रुव है चुंबकीय ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव के पास में, इसका नाम दे दिया गया चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। और इनको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? चुंबकीय अक्ष कहते हैं इसको, ठीक है। और ये तो हो गए दो पॉइंट। और ये देखा गया कि दो जगह, इन दो पॉइंटों के अलावा दो जगह ऐसी है जहां पर चुंबकीय सुई क्षैतिज हो जाती, बिल्कुल एकदम पृथ्वी के समांतर, ऐसी। इस जगह मान लेते इस पॉइंट हमारा कौन सा है? यहाँ। और ऐसे यहाँ पर भी एक पॉइंट हो गया जिसमें चुंबकीय सुई इस प्रकार से समांतर हो गई। तो इस पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा है, यानी जहां पर चुंबकीय सुई क्षैतिज हो गई है एकदम पृथ्वी के समांतर, तो उनको मिलाने वाली रेखा को कहते हैं हम लोग चुंबकीय निरक्ष। चुंबकीय निरक्ष, चुंबकीय निरक्ष कहते हैं, ठीक है। तो ये तो उसके
जो भूचुंबकत्व के बारे में पढ़ने के लिए कम से कम ये नाम पता होना चाहिए कि कौन कहाँ होता है। तो ये बात हो, इसकी थ्योरी हम लिखवा देंगे, थोड़ी थ्योरी लिखवाएंगे, बाकी आपको समझना है, ठीक है ना। तो फिर एक बार हम इसको समराइज कर देते हैं कि जो भूगोल के हिसाब से जो ध्रुव बने हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, उसको कहा जाता है भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। और उसको मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, भौगोलिक अक्ष कहते हैं, ठीक है ना। उसको घूर्णन अक्ष भी कहा जाता है। दूसरा, अगर चुंबकीय सुई को लेकर के पृथ्वी का भ्रमण करें तो दो ऐसे स्थान मिलते हैं जहां चुंबकीय सुई बिल्कुल ऊर्ध्वाधर हो जाती है, उन दोनों स्थानों को कहा जाता है चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। और जो ध्रुव भौगोलिक ध्रुव के पास में होता है उसी का आधार उसका नाम रख दिया गया है। उत्तरी ध्रुव के पास में है, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के पास में है, तो उसका नाम रख गया चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। और जो दक्षिणी ध्रुव के पास में है उसका नाम रख दिया गया चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। उसको मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, चुंबकीय अक्ष कहते हैं, ठीक है। और कुछ दो स्थान ऐसे मिलते हैं जहां चुंबकीय सुई जो है वो पृथ्वी के बिल्कुल एकदम समांतर हो जाती है, तो ऐसे स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। तो ऐसे 4 स्थान हो गए जहां 2 स्थानों पर चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर हो गई, ठीक है ना, और ऐसे 2 स्थान जहां चुंबकीय सुई क्षैतिज हो गई। बाकी जो स्थान है वहां पर चुंबकीय सुई ना ऊर्ध्वाधर होती है और ना क्षैतिज होगी, तो क्या होगा फिर, एच का मतलब क्षैतिज दिशा से कुछ कोण बनाएगी, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं चुंबकीय सुई यहां पर हो, तो चुंबकीय सुई जब यहां पर होगी इस जगह, तो ये इस दिशा में होगी ऐसे, यहां होगी तो चुंबकीय सुई कुछ इस डायरेक्शन में होगी, घूम रहा है ऐसे। इस प्रकार से और कहीं जगह होती है चुंबकीय सुई तो क्षैतिज से कुछ झुकी हुई रहती है, यानी कुछ कोण बनाती है, ठीक है ना। तो अगर हम ऐसे चुंबकीय सुई को लेकर के भ्रमण करें और उनको सबको उन दिशाओं को एक साथ मिला दें, उन दिशाओं को एक साथ मिला दें, तो देखो जरा यहाँ चित्र में दूसरा चित्र देखो, गोल बना पृथ्वी को फिलहाल यहाँ पर गोल आपको दिखाना है। जैसे पृथ्वी आकार जो भी है उससे कोई मतलब नहीं है। अभी यहाँ पर ये हो गया, ये तो, और ये अभी हमने बताया कि ये एन और एस, ठीक है ना, ये तो उसकी घूर्णन अक्ष हो गई। तो अगर हम ये देखें कि बल रेखाएं जो हैं वो चुंबकीय सुई ऐसे घूम करके ऐसे पहुंचती है, ऐसे रखते चले जाए तो घूम करके यहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ से रख करके ऐसे जाएंगे तो घूम करके यहाँ पहुंच जाएगी। यानी जो बल रेखाएं जो होती हैं, भाई चुंबक, पृथ्वी एक चुंबक का व्यवहार कर, इसका मतलब इस पर बल रेखाएं भी खींच सकते हैं। इधर तरफ अगर खींचे तो इस प्रकार से दिखाती है ऐसे। ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग इस प्रकार से दिखा सकते हैं। अब देखो प्रश्न ये उठता है कि वैसे तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में, इसके पिछला चैप्टर में पढ़ चुके हैं। चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा चुंबक के एन सिरे से निकलती हैं और एन सिरे से निकल करके एस सिरे में प्रवेश करती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से देखने से पता चल रहा हमने क्या यहाँ पर बल कैसे खींचे, देखो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ ले गए हम, तो इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि जो बल रेखाएं हैं वो इस ध्रुवों के कारण नहीं खींची गई हैं। ये माना जा गया है कि इसके अंदर एक ऐसा चुंबक है जिसका जो N है वो इस तरफ है और S है वो इस तरफ है। तभी तो चुंबकीय सुई, अब जानते हैं चुंबकीय सुई का S, भाई अगर इसका मतलब देखो यहाँ पर ये इस ऐसे है, ये सुई से, इसका मतलब इधर N होगा तभी तो S इस तरफ है, विपरीत ध्रुव में आकर्षण बल तभी तो लगता है, और इधर तरफ S है,
तो तभी n इस तरफ है इसका सुई का। तो इसका मतलब है कि पृथ्वी के अंदर एक ऐसा चुंबक है जिसका जो उत्तरी ध्रुव है वो दक्षिण की तरफ है और जो दक्षिणी ध्रुव है वो उत्तर की तरफ है। ये खोज हुई इसमें, और ये एक मान्यता इसमें हो गई कि चुंबक के अंदर, पृथ्वी के अंदर एक ऐसा चुंबक है जिसका n वो s की तरफ है। s इसका इधर है ना ये, और इधर ये इसका n है। चुंबकीय जो ध्रुव है n और s, ठीक है ना, एक n ये है, इसको भौगोलिक ध्रुव कहते हैं, और ये है चुंबकीय ध्रुव। तो ये जो बल रेखाएं जो दिखाई दे रही हैं, बल रेखाएं s से निकल करके n की तरफ प्रवेश करती हैं, ठीक है ना। रटने के लिए आप रट सकते हैं कि s से निकल करके n की तरफ प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये बल रेखाएं किसके कारण है? अंदर वाले चुंबक के कारण है, जो n से s की तरफ जा रही है। बात क्लियर हो गई? तो इसका मतलब है कि इसके अंदर एक चुंबक गड़ा हुआ है जिसका n s की तरफ है और जो s है वो n की तरफ है। तो उसकी बल रेखाओं को इस प्रकार से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसको जरा बना लो, उसके बाद इसकी थोड़ी सी भाषा भी हम लिखवा देंगे। बना लीजिए पहले। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जब ऊर्ध्वाधर तल में घूमने वाले चुंबकीय सुई को लेकर के पृथ्वी के विभिन्न स्थानों में जाएं तो दो बातें हमको देखने को मिलती है। नंबर एक, पृथ्वी के दो स्थानों पर चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर हो जाती है। इन स्थानों को चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, वो मैंने इस तरह बताया है। इस ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। दूसरा क्या देखने को मिला हमको? पृथ्वी के अन्य दो स्थानों पर चुंबकीय सुई क्षैतिज हो जाती है। इन स्थानों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय निरक्ष कहते हैं, ठीक है ना। तो जो चित्र हमने बनाया था भी, उसमें क्या था कि जो भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव थे उससे हट करके हमको चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव मिले। यानी ये हमारा क्या था, इसको तो हम लोग कहते थे भौगोलिक अक्ष, इसको कहते हैं हम लोग भौगोलिक अक्ष कहते हैं, जियोग्राफिकल एक्सेस है ये। और जहां पर सुई ऊर्ध्वाधर हो गई है उनको मिलाने वाली रेखा ये क्या कहलाती है? चुंबकीय निरक्ष, सॉरी चुंबकीय अक्ष कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग चुंबकीय अक्ष। ये हमारी है भौगोलिक अक्ष, ये है चुंबकीय अक्ष। इसके बीच में ये जो कोण बन रहा है, समझ आ रहा है, ये n है और ये भी n है। ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है और ये चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है। इसी प्रकार से इधर भी है, ये s है भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, ये s है भौगोलिक चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, ठीक है। इसके बीच में ये जो कोण बना हुआ है, इसका मान लगभग 11.5 डिग्री के आसपास होता है। ये जो कोण है इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, अलग अलग किताबों में अलग अलग देख रहे, कोई 16 डिग्री दिखाता है, कोई 17 डिग्री दिखाता है, कोई 12 डिग्री दिखाता है। तो इसका मतलब यहाँ से पता चल रहा है कि ये जो कोण है ये स्थिर भी नहीं रहता है, ये समय के अनुसार बदलता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये तो बात हो गई इन दो अक्षों को मिलाने वाली रेखाओं के बीच बने कोण की, ठीक है ना। और ये समय के अनुसार ये जो कोण है वो उसको परिवर्तित होता रहता है। उसके बाद ये तो उसको नोट कर लेंगे, मेन जो इसमें आता है वो है भूचुंबकत्व के अवयव क्या होते हैं, ये हमको पढ़ना है, ठीक है ना। हेडिंग लगा लीजिए, भूचुंबकत्व के अवयव। तो भूचुंबकत्व के अवयव में हम लोगों को पढ़ना है, 3 प्रकार के अवयव पढ़ने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से। तो पहले से जरा थोड़ी भाषा देखते हैं हम लोग, मैं पहले से लिख रखी क्योंकि बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक है। तो अगर हम
वीडियो ऑन करके अगर लिखेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए इसको हमने पहले से लिख रखा है। उसको केवल आपको समझना है और उसको याद करना है। समझ करके याद करेंगे तो ज्यादा सुविधा रहेगी। तो हम समझा देंगे इसका क्या मतलब है। तो लिखा, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व को अध्ययन करने के लिए जिन राशियों की आवश्यकता होती है उन्हें भूचुंबकत्व के अवयव कहते हैं। भूचुंबकत्व के बारे में हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा है भी कि भूचुंब, इसका मतलब पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण है, क्योंकि सुई की स्थिति बताती है कि उसमें चुंबकत्व का गुण है, क्योंकि चुंबकीय सुई की जो स्थिति है वो हर जगह बदल रही है। कभी क्षैतिज हो जाती है, कभी क्षैतिज से कुछ कोण बनाती है, कभी बिल्कुल ऊर्ध्वाधर हो जाती है। इसका मतलब पृथ्वी में चुंबकत्व है, ठीक है ना। उस चुंबकत्व के गुणों का अध्ययन करने के लिए जिन प्रमुख राशियों की आवश्यकता होती है उनको हम लोग कहते हैं भूचुंबकत्व के अवयव। तो कौन से अवयव हैं? 3 अवयव होते हैं। पहला है दिक्पात यानी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दूसरा होता है नति कोण अथवा उसको नमन कोण भी कहते हैं, एंगल ऑफ डिप, और तीसरा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ये 3 जो राशियां हैं ये चुंबकत्व के भूचुंबकत्व के का अध्ययन करने के लिए आवश्यक हैं, इसलिए इनको हम लोग कहते हैं भूचुंबकत्व के अवयव। अब जरा इनको बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगा लीजिए। इसमें पहली हेडिंग लगाइए दिक्पात कोण। दिक्पात कोण, इसका क्या मतलब है? इसको पढ़ने के लिए हमको 2 टर्म और पढ़ने पड़ेंगे। वो होती चुंबकीय आम्योत्तर और भौगोलिक आम्योत्तर क्या होते हैं, ठीक है ना। तो चुंबकीय आम्योत्तर का मतलब होता है कि अगर हम पृथ्वी के किसी स्थान पर चुंबक को लटकाएं स्वतंत्रता पूर्वक, तो चुंबक की अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को कहा जाता है चुंबकीय आम्योत्तर। उसकी परिभाषा हम लिख देंगे, अभी समझ लो कि अगर हम कहीं चुंबक को लटकाएं, और जानते हैं चुंबक को लटकाते हैं तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है वो। तो जहां कहीं लटकाते हैं तो उसकी अक्ष क्या होती है? मान लो चुंबक को कहीं लटकाया, सपोज हमने चुंबक इस प्रकार से लटक गया, तो N और S को मिलाने वाली जो रेखा होती है कहलाती है चुंबक की अक्ष। समझ में आ रहा है? तो ये चुंबक की अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर जो तल होगा, यानी चुंबक की अगर अक्ष ये मान ले तो उसका ऊर्ध्वाधर तल ये जो प्लेन होगा इसको कहा जाता है चुंबकीय आम्योत्तर कहते हैं। समझ में आ रहा है? फिर एक बार, चुंबकीय आम्योत्तर का मतलब कि किसी चुंबक या चुंबकीय सुई, कुछ भी कह सकते हैं, चुंबक या चुंबकीय सुई को अगर स्वतंत्रता को लटकाया जाए तो उसकी अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय आम्योत्तर कहते हैं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कोई तल इस प्रकार से बन गया है, तो ये तल हमने माना, उसको जो हमने ऐसे खींचा इसको, तो उसको हम इस प्रकार से यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है। उसको हम इस प्रकार से कोई प्लेन दिखा दिया, ये हो गया हमारा। एक मिनट, सीधा इसको बनाओ, इसको हम सीधा बना देते हैं। मान लेते इसको प्लेन को इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो प्लेन हो गया इसको हम लोग कहते हैं चुंबकीय आम्योत्तर। इधर दिख रहा है भाई, चुंबकीय आम्योत्तर, चुंबकीय आम्योत्तर कहते हैं इसको। ये कैसा तल है? जो स्वतंत्रता को लटके हुए चुंबक या चुंबकीय सुई के अक्ष के लंबवत है, ठीक है ना, उसको कहा जाता है चुंबकीय आम्योत्तर। और एक होता है भौगोलिक आम्योत्तर। भौगोलिक आम्योत्तर का मतलब जो भौगोलिक अक्ष जो बनाई थी ना, कुछ याद आ रहा है? ये भौगोलिक अक्ष हो गई, ये तो है ना, भौगोलिक ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा भौगोलिक अक्ष कहलाती है। भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को हम लोग कहते हैं भौगोलिक आम्योत्तर। तो भौगोलिक आम्योत्तर मान लेते हैं, भौगोलिक आम्योत्तर हमने बनाया, और तो उसको हम लोग एक जगह से अगर खींचें, दोनों प्लेनों को अगर एक ही जगह से खींचते हैं कि चुंबकीय आम्योत्तर और भौगोलिक आम्योत्तर,
अलग अलग डिफिनेशन तो आप लिख सकते हैं। स्वतंत्रता को लटकाए गए चुंबक के अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर को चुंबकीय आवेश कहते हैं। किसी स्थान पर भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर को भौगोलिक आवेश कहते हैं। और किसी स्थान पर भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बने कोण को कहा जाता है दिक्पात कोण कहते हैं। यानी अगर हम ये कहें कि इसी पॉइंट से हमने ये खींचा है चुंबकीय याम्योत्तर और इसी पॉइंट से अगर हम ये खींच देते हैं एक भौगोलिक याम्योत्तर, ऐसे समझ आ रहा है। ये वाला जो कहलाता है इसको कहते हैं हम लोग भौगोलिक याम्योत्तर। इनके बीच जो ये जो कोण बन रहा है इसको कहते हैं हम लोग दिक्पात कोण। परिभाषा तो सिंपल है इसकी, परिभाषा क्या लिख सकते हैं इसकी, चुंबकीय याम्योत्तर किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। दिक्पात कोण इसको हम लोग अल्फा से लिख रहे हैं, इसको अल्फा से प्रदर्शित किया गया, ठीक है। तो यही परिभाषा लिख सकते हैं बहुत आसानी से, किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। उसकी परिभाषा में हम लिख देंगे भौगोलिक याम्योत्तर चुंबकीय याम्योत्तर की, उसको नोट कर लें। उसके बाद उसकी परिभाषा भी लिख देंगे और बाकी जो है इसके जो टर्म है उसको भी डिफाइन किया जाएगा, उसको नोट कर लें पहले। तो हम लोग चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर की परिभाषा भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, किसी स्थान पर स्वतंत्रतापूर्वक लटके चुंबक की अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मैग्नेटिक मेरिडियन। और एक होता है भौगोलिक याम्योत्तर, भौगोलिक याम्योत्तर को जियोग्राफिकल मेरिडियन कहते हैं। किसी स्थान पर भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं। ये परिभाषा हम लोग बता चुके हैं। और इन्हीं के बीच के कोण को हम लोग कहते हैं दिक्पात कोण, ठीक है। अब आता है दूसरा पॉइंट हमारा है नति कोण या नमन कोण। तो नति या नमन कोण का मतलब होता है, नमन माने होता है झुकना। तो जैसा हमने बताया कि अगर पृथ्वी का परिक्रमण करें ऊर्ध्वाधर घूमने वाली सुई को लेकर के, तो सुई जो है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग झुकाव कोण प्रदर्शित करती है। कहीं ऊर्ध्वाधर हो जाती है, कहीं क्षैतिज हो जाती है, कहीं क्षैतिज से कुछ कोण बनाती है। तो जितना कोण क्षैतिज से बनता है किसी स्थान पर चुंबकीय सुई का, यानी अगर किसी स्थान पर चुंबकीय सुई को लटकाया जाए स्वतंत्रता पूर्वक, तो वो जितना झुक जाती है क्षैतिज से, उस झुकाव कोण को कहते हैं नति कोण अथवा नमन कोण कहते हैं। तो परिभाषा इस प्रकार से लिख सकते हैं, किसी स्थान पर लटकी हुई चुंबकीय सुई क्षैतिज से जो कोण बनाती है उसे नति कोण अथवा नमन कोण कहते हैं। तो उसको चित्र में आप लोग इस प्रकार देख सकते हैं कि जैसे अगर सुई को हम इस प्रकार, ये तो इसकी क्षैतिज रेखा हो गई, ठीक है ना, ये कौन सी रेखा है, क्षैतिज रेखा। अगर चुंबकीय सुई को हम इस प्रकार से दिखाएं यहां लटकी हुई, जिसका जो एस सिरा ये है और एन ये है चुंबकीय सुई का, ठीक है ना।
तो इसकी ये जो झुकाव जो कोण है इसका क्षैतिज से, ये तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा। चुंबकीय सुई हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, तो कौन किसकी दिशा को प्रदर्शित करेगी? पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। ठीक है ना भाई, चुंबक तो नहीं, पृथ्वी चुंबक की तरह काम कर रही है यहाँ। तो पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण चुंबकीय सुई क्षैतिज से जो कोण बनाती है, कितना झुक गई है सुई ये, उसे कहा जाता है नति कोण या नमन कोण कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस झुकाव कोण को ही हम लोग कहेंगे। तो अब ध्यान दो जरा कि हमने देखा है कि चुंबकीय सुई दो जगह कैसी हो जाती है, बिल्कुल ऊर्ध्वाधर हो जाती है। जब ऊर्ध्वाधर हो जाएगी तो चुंबकीय सुई कैसी हो जाती है? बिल्कुल एकदम खड़ी, ऐसे। ठीक है ना, ऐसे जब खड़ी हो जाएगी चुंबकीय सुई, सपोज हम मान लेते हैं ये कहां पर होता है, ये क्षैतिज डायरेक्शन हो गई, और ये चुंबकीय सुई मान लो ऐसे खड़ी हो गई, सपोज इस डायरेक्शन में। ठीक है ना, या क्षैतिज से इस प्रकार से खड़ी हो गई ऐसे। दोनों स्थितियां होती है ना, दोनों जगह अलग अलग स्थिति होती है। जगह एम नीचे तरफ होता है, जगह एस नीचे तरफ होता है, ये हमने शुरू में बताया है। तो ये कोण कितना बन रहा है क्षैतिज से? 90 डिग्री। और ये कहां होता है? चुंबकीय ध्रुवों पर। चुंबकीय ध्रुवों पर तो सुई ऊर्ध्वाधर हो जाती है, तो इसका मतलब कह सकते हैं चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण 90 डिग्री होता है। कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, ये तो हो गया ध्रुवों की बात। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं? और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर चुंबकीय सुई नीरज वाले जो पॉइंट हैं, जिसको मिलाने पर चुंबकीय नीरज से बनता है, कुछ याद आया कि नहीं? सुई को पृथ्वी को इस प्रकार से दिखाया था, तो यहाँ पर चुंबकीय सुई कैसी हो जाती है? पृथ्वी के समांतर। यहाँ पृथ्वी के समांतर हो जाती है, तो इसका मतलब क्षैतिज से कितना कोण बनेगा? क्षैतिज का मतलब पृथ्वी तल के समांतर। ठीक है ना, तो जब पृथ्वी तल के समांतर जब हो जाएगी तो क्षैतिज से कोण कितना बनेगा? 0 अंश। तो ये कहां पर बनता है? चुंबकीय नीरज पर। तो इसका मतलब ले सकते हैं चुंबकीय नीरज पर नति कोण 0 अंश होता है। ये पॉइंट हमको ध्यान रखने इस प्रकार से। भाई झुकाव कोण को हम लोग नति कोण या नमन कोण कहते हैं। तो कितना झुकाव है, कितना झुकाव है, ये आपको दो पॉइंट पर हम लोग स्पष्ट देख सकते हैं। और पढ़ा भी हमने कि दो जगह ऊर्ध्वाधर हो जाती है। वो जगह कौन सी है? चुंबकीय ध्रुव। तो चुंबकीय ध्रुव पर 90 अंश का नति कोण बनेगा। जहां क्षैतिज हो जाती है वहां पर कोण कितना बनेगा? 0 अंश। और कहां हो जाती है? चुंबकीय नीरज पर। ठीक है ना, तो चुंबकीय नीरज पर नति कोण का मान 90 अंश होता है। और ध्रुवों पर, कौन सा ध्रुवों पर? चुंबकीय ध्रुवों पर होता है, भौगोलिक ध्रुवों पर नहीं होता। ठीक है ना, तो चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान 90 अंश होता है। तो ये तो बात हो गई हमारी नति कोण अथवा नमन कोण की। नोट कर लीजिए। उसके बाद एक अगली परिभाषा और है, तीसरा पॉइंट और रह गया। तीसरा जो अवयव है भूचुंबकत्व का, वो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। लगाइए 3 नंबर, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? तो इसके देखिए, अभी हमने बताया है कि चुंबकीय सुई अगर कहीं पर लटकाते हैं तो वो क्षैतिज से कुछ झुकी रहती है, बस चुंबकीय नीरज को छोड़ करके। ठीक है ना, तो मान लेते हैं कि चुंबकीय सुई हमारी है इस डायरेक्शन में है, ऐसी। चुंबकीय सुई को आप दिखा सकते हैं इस प्रकार से बनाना चाहें तो।
ऐसे, ये इसका S है और ये M है की सुई, और जिस दिशा में चुंबकीय सुई होती है उस दिशा में होता है चुंबकीय क्षेत्र। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हम लोग बात है BE, ठीक है ना। और वो उसका जो झुकाव कोण है वो है 36 से कितना मान लिया जाए, थीटा। झुकाव कोण ये मान लेते हैं थीटा। चुंबकीय क्षेत्र है BE, उसका 36 से झुकाव, 36 रेखा है पृथ्वी के समांतर, ठीक है। और ये इसकी ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई। तो यहां पर कह सकते हैं, माना इसी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र BE है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ जो थीटा दिख रहा है ये क्या कहलाएगा, जितने झुकी हुई इसको कहते हैं हम लोग नति कोण। इसको हम लोग कहते हैं नति कोण। जितने से झुकी होती है 36 से उसको क्या कहते हैं हम लोग, नति कोण या नमन कोण कहते हैं। तो मान लेते हैं नमन कोण अगर थीटा है तो इस BE को दो घटकों में विभाजित करते हैं। BE को दो घटकों में वियोजित करते हैं। नंबर 1 क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, ठीक है ना। क्षैतिज घटक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BH लिख दीजिए। BH का मतलब क्या हो गया, देखो इसको ये इस डायरेक्शन में इसको घटक कंपोनेंट करेंगे, BH का जो मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, BE cos थीटा। ये कोण दिया होता है cos लगाते हैं ना, तो क्षैतिज घटक क्या हो गया, BH बराबर BE cos थीटा। समझ आ रहा है। और दूसरा घटक कौन सा हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर घटक, यानी वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट को हम लोग क्या लिखेंगे, BV, तो उसका मान हो जाएगा BE sin थीटा। ये लिख सकते हैं ना। यानी इस दिशा में जो घटक होगा वो हो जाएगा BV, यानी वर्टिकल कंपोनेंट इसका आएगा, उसको लिख सकते हैं BE sin थीटा। ये कंपोनेंट डिवाइड करना होता है, कोण दिया होता है cos लगाते हैं, कोण नहीं दिया होता है उसकी दिशा में sin लगाते हैं। अगर ध्यान दो, ये दो घटक वियोजित कर लिए हमने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, जोड़ दो जरा, जोड़ देंगे तो इसको जोड़ो, क्या हो जाएगा, BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, BE का स्क्वायर, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 के बराबर हो गया, यानी BE बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर। इसका मतलब अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट अगर पता है तो उसका उस स्थान पर पृथ्वी का कितना चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान हम इस वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है और उसका नतिकोण पता है उस स्थान पर कितना है, तो इस समीकरण नंबर 1 से चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। या चुंबकीय क्षेत्र का मान पता है, नतिकोण का मान पता है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से समीकरण नंबर 2 से भी अगर वर्टिकल कंपोनेंट यानी ऊर्ध्वाधर घटक पता है और नतिकोण पता है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। या चुंबकीय क्षेत्र का मान पता है उस स्थान पर और नतिकोण का मान पता है तो वर्टिकल कंपोनेंट निकाल सकते हैं। अगर वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है तो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। दिशा क्या होगी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, कैसे निकालेंगे। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 का
भाग देने पर, भाग दे तो कितना हो जाएगा भाई, 2 में 1 का भाग दो तो बी वी अपान बी एच इज इक्वल टू बी ई साइन थीटा अपान बी ई कॉस थीटा। बी से भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा है यहाँ, इसको इधर लिख देते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू बी वी अपान बी एच, ये हो जाएगा। या इसको लिखा जा सकता है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी वी अपान बी एच, लिख सकते हैं। ये अगर हमको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट पता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के, तो उसकी सहायता से थीटा का मान यानी नत कोण का मान ज्ञात किया जा सकता है कि ये कितने अंश पर झुकी हुई है चुंबकीय सुई। तो इस प्रकार से ये हम लोगों ने पढ़ लिया है कि 3 अवयव हो गए, दिक्पात कोण, नत कोण या नमन कोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ करके आपको तैयार करना है। ठीक, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर चैनल में नए हैं आप, तो इसको सब्सक्राइब करें, जिससे जो नए वीडियो अपलोड हों उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।